चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। वर्ल्ड का नियरली 29% प्रोडक्शन इस देश में होता है। यही कुछ मेजर सेक्टर है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैवी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, ऑटो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर गुड, रेन्यूएबल एंड टेलीकॉम। इन सब सेक्टर में ये टॉप पर है। पिछले 40 साल के अंदर चाइना दुनिया का 14% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगा है, जिसका नेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट $3.7 ट्रिलियन है, हमारे इंडियन जीडीपी के जितना। और ये सारी कामयाबी के चलते 90 करोड़ लोगों को चाइना ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आज चाइना अमेरिकन, यूरोपियन जैसी टॉप कंट्री से भी ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रो कर रहा है, जहां इनकी इकोनॉमी $18 ट्रिलियन की हो चुकी है। इंडिया और चाइना के पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो इंडिया का 1,70,000 है, वहीं चाइना का 12,50,000 है। मतलब एक आदमी या एवरेज एक आदमी इंडिया में 1,70,000 कमाता है और वही एवरेज आदमी चाइना में 12,50,000 रुपए कमाता है। यस, ये फिगर सही है एंड ये देश भी वही है जिसकी इकोनॉमी कभी 1990 में इंडिया के बरोबर हुआ करती थी। आखिरकार ये कम्युनिस्ट कंट्री ने ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी या ऐसा कौन सा रिफॉर्म लाया है कि चाइना आज इतना आगे निकल चुका है हम इंडियन से। डेंग शाओपिंग ये वो इंसान है जिसने अपने बेटे डेंग शाओपिंग के अंदर चाइना को दुनिया की स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने की बीज डाल दी है, जो कुछ सालों बाद चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देता है। डेंग शाओपिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए जानते हैं चाइना की हिस्ट्री के बारे में। पहले जापानीज इन्वेजन, वर्ल्ड वॉर 2 और चाइना इंटरनल पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी मेजर इवेंट के चलते चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह टूट गई थी। ईयर 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी रूल में आने के बाद बाहर के कोई भी देश को या उसके टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को चाइना में यूज करने से मना कर दिया गया था। वो किसी भी तरीके का फॉरेन इन्वॉल्वमेंट देश में नहीं चाहता था। 1949 में जब चाइना को माओ जेडोंग लीड कर रहे थे, देश बेरोजगारी, भूखमरी, पॉवर्टी से गुजर रहा था। चाइना के लोगों की उम्मीद जेडोंग की तरफ जागने लगी। जेडोंग ने पूरे देश में कम्युनिज्म पॉलिसी को अपनाया, जहां बिजनेस पब्लिक हो या प्राइवेट जोन का हो, सारी चीजों पे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल था। जेडोंग गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म अपनाया जिसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने मिलता है, जिसके चलते एग्रीकल्चर लैंड में रिफॉर्म लाया गया। गवर्नमेंट प्राइवेट लैंड ओनर से ये सारी जमीन ले लेती थी और दूसरे लोगों में यानी वर्कर एंड किसानों में बांट दी जाती थी। जेडोंग का ये प्लान था कि देश की सारी फार्मिंग लैंड पर लोगों से फार्मिंग करवा के अच्छा प्रॉफिट बना सके, जिससे कंट्री की इकोनॉमी में सुधार आ पाए, क्योंकि देश की 80% इनकम फार्मिंग पे डिपेंड हुआ करती थी। एग्रीकल्चर में इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड पुअर टेक्नोलॉजी के चलते ये लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ गवर्नमेंट के लिए। सेम कुछ ऐसी हालत चाइना के स्टील इंडस्ट्री सेक्टर में भी देखने मिली, जहां ढेर सारी फार्मिंग लैंड पर फर्नेसेस भी लगाए गए स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन पुअर टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ एक्सपर्टीज के चलते ये भी फेल हो गया। दूसरी जगह एजुकेशन रिफॉर्म को भी काफी ज्यादा ये गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंस दिया, जहां पर ढेर सारे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट भी खोले गए। आगे चल के ये बंद हो जाते हैं क्योंकि देश की हालत बहुत खराब हो जाती है। लोगों को फार्मिंग करना या फिर आर्मी ज्वाइन करना, ये दो ही ऑप्शन मिलता है, इसलिए कई लोग देश छोड़ के माइग्रेट होने लगे दूसरे डेवलप कंट्रीज में। ये सारी एक्टिविटीज के बाद चाइनीज सिटीजन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे माओ जेडोंग के गवर्नमेंट से। माओ गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ देश को स्ट्रांग बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इकोनॉमी में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रही थी और कहीं तो कुछ लोगों के पास कपड़े भी नहीं हुआ करते थे पहनने के लिए। 9 सितंबर 1976 को माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है और यहीं से नया चेहरा सामने आता है जिसका नाम है डेंग शाओपिंग। 1978 में डेंग पावर में आते हैं, जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, जो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा विजन सामने लाते हैं। डेंग शाओपिंग ये बात अच्छे से जानते थे कि उसकी ताकत है 90 करोड़ की आबादी वाला देश, जो एजुकेटेड भी है काफी हद तक, जिसको स्किल्ड लेबर या एम्प्लॉय बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेंग शाओपिंग पावर में आते ही माओ जेडोंग की पॉलिसी को रिवर्स कर देते हैं। चाइना में ओपन डोर पॉलिसी रिफॉर्म भी लाते हैं, जहां फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे चाइना अपने लिए ओपन कर देता है, जो माओ जेडोंग ने बंद करवा दिए थे, जिसके चलते चाइना 1919 में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन बन गया था। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रिवर्स रिफॉर्म के चलते डेंग शाओपिंग ने गवर्नमेंट के कंट्रोल से एग्रीकल्चर लैंड को हटा दिया एंड प्राइवेट फार्मर, वर्कर एंड अदर फार्मर्स को बढ़ावा दिया। अब फार्मर गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देकर बाकी के क्रॉप देश में बेच सकता था। ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी निकला चाइना के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के बूस्ट ने देश के काफी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। फार्मर के इनकम भी अच्छे से बढ़ने लगे। आगे चल के ये फार्मर दूसरे क्रॉप्स में भी निवेश करने स्टार्ट कर दिए, जैसे शुगर केन एंड कॉटन, जो एक मैसिव सक्सेस दिखा पूरे देश के लिए। और चाइना इन टैक्स के पैसे को री इन्वेस्ट करता है एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जहां काफी लोग एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने लगे, लोगों की हालत सुधरने लगी। बट एग्रीकल्चर के दम पे कंट्री को फास्ट ग्रो करना मुश्किल था। डेवलपमेंट के लिए देश में कैश फ्लो होना जरूरी है, जिसके लिए देश में काम होना जरूरी है और काम के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन ट्रेड कंट्री में इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग अर्न करेंगे, वो अर्न करेंगे तो पैसे खर्च करेंगे, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देंगे और बच्चे को अच्छे एजुकेशन देंगे, तो आगे चल के एक अच्छे एजुकेशन के साथ देश और स्ट्रॉन्ग नेशन
डेस्टिनेशन बनेगा। डेंग का ये मानना था कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है या फिर उनके टेक्नोलॉजी सीखना है या फिर उनसे इन्वेस्ट करवाना है चाइना के अंदर, तो उन्हें फॉरेन दौरा करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जेंग शियाओपिंग का फॉरेन टूर। डेंग ने फ्रांस और सोवियत यूनियन में 7 साल गुजारे थे, इसलिए ही नोज द सीक्रेट ऑफ फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। उनका ये फॉरेन एक्सपीरियंस और माओ जेडोंग गवर्नमेंट में एक्टिवली काम के चलते उनके इंटरनेशनल नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस समय, जिसका फायदा चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चलते मिला। वो अभी आपको समझ आ जाएगा आगे। तो यहाँ से उनका फॉरेन सफर स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो अपने साथ 30 चाइनीज लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। उनका मानना ये था कि वो सारे लोग भी ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरा देश ऐसा क्या करता है कि वो चाइना से काफी ज्यादा आगे है। एक एक करके उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, जापान एंड यूरोप की जैसी कंट्री को भी विजिट किया। 1978 जापान में एक्सप्लोर करते समय उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने ये नोटिस किया कि जापान चाइना से 100 साल आगे है। ये वही जापान है जो वर्ल्ड वॉर 2 में काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। आज इनके पास बुलेट ट्रेन है जो 200 की स्पीड से चलती है, कंपेयरिंग चाइना के रेलवेज है जो 60 की स्पीड पे चलती है। उनके एम्प्लॉयज एंड लेबर के घरों में टीवी, रेफ्रिजरेटर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट देख उनके होश उड़ गए। जहाँ चाइना में भुखमरी जैसा माहौल है, वहीं जापान के लोग काफी सुखी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने पैनासोनिक, जो उस जमाने में बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी, उसके फैक्ट्री को भी विजिट किया और उनके ओनर को भी कन्विंस कर लिया कि वो एक ऐसी फैक्ट्री चाइना में भी ओपन करे। 1987 में जापान की पैनासोनिक कंपनी ने एक बहुत बड़ा टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाया चाइना में। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, ये सब हमारी टीम ने रिसर्च पेपर, न्यूज आर्टिकल, मैगजीन, मीडिया हाउस, न्यूज एजेंसी के थ्रू ली है और इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 29 जनवरी 1978 को डेंग ने यूएसए विजिट किया। डेंग ने अमेरिका के सामने पूरी दुनिया के लिए ओपन मार्केट रखने का स्टेटमेंट दिया, यानी कि चाइना पूरी दुनिया में ओपन रहेगा किसी भी कंट्री के लिए। अमेरिका के लिए साउथ ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 1980 में यूएस चाइना का ट्रेड $4 बिलियन क्रॉस कर चुका था और 2017 तक ये $600 बिलियन तक पहुंच जाता है। और यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन के चलते उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक में मेंबरशिप भी मिला और इसका फायदा उन्हें $9.5 बिलियन लोन के रूप में मिला वर्ल्ड बैंक से। और ये सारा अमाउंट चाइना को ईयर 1999 से पहले मिल चुका था। यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन के चलते यूनाइटेड नेशन ने भी चाइना को अच्छा सपोर्ट दिखाया, जहाँ पे उनको इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में काफी ज्यादा हेल्प मिली। और इसी के चलते डेंग शियाओपिंग ने साउथ एशिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लिए थे। और उस दौर 1980 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को सामने लाया। इस पॉलिसी के चलते चाइना को पूरी तरह ओपन नहीं किया गया। डेंग शियाओपिंग ने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले, जो है शेंजन, जूहाई, शैंटो, शाइमेन। इन्हें ओपन किया गया। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला, जहां एक साल में लगभग 60% FDI कंट्रीब्यूशन यहीं से आता है। और ये सब इसके लिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर को टैक्स, ड्यूटीज एंड कंप्लायंस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन फॉरेन इन्वेस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ता था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इन इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, हाई स्पीड रेलवे बनाए गए, जिससे सप्लाई चेन में इन फॉरेन कंपनीज को कोई भी तकलीफ ना हो। SEZ के मैसिव ग्रोथ मिलने के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया था। इसके चलते और भी कई सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन किए गए, यहाँ पे आप आगे देख सकते हो। फिर काफी ज्यादा फॉरेन कंपनीज और उनके इन्वेस्टमेंट चाइना में देखने को मिला। ये कुछ टॉप नेशन की कंपनीज की लिस्ट है। मोस्टली ये सारी कंपनी टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती थी। ये सारी डेवलप कंट्री एक बात बहुत अच्छे से जानती थी कि चाइना में चीप लेबर के साथ साथ स्किल लेबर भी है और इनके पास लैंड रिसोर्सेज भी हैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, जो इनके देश के कंपैरिजन काफी ज्यादा चीप है। इस रीजन की वजह से फॉरेन कंपनीज एंड कंट्रीज को एक बहुत बड़ा मार्केट मिला टैप करने के लिए, जिससे ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गया चाइना में। कुछ समय के बाद कॉपी कैट कल्चर सामने आया, जहां चाइना मोस्टली इन टॉप कंपनीज के टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करके और उन प्रोडक्ट्स को खुद का ब्रांड नाम लगा के डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये सबके चलते चाइना में ढेर सारा कैश फ्लो देखने को मिला, जिसके चलते चाइनीज गवर्नमेंट हेवीली इन्वेस्ट करती है एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। बात करें 1978 के न्यू रिफॉर्म टीवीज की, जहां टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस ये चाइना के मिड एंड स्मॉल टाउन एरियाज में बिजनेस ओरिएंटेड शो प्ले करते थे, जहां स्टील, फूड प्रोडक्ट, क्लोथिंग,
कंज्यूमर अप्लायंसेस, ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। इन शॉर्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा देखने को मिली पूरे चाइना में। टीवीज ने 1978 से 1996 तक चाइना के जीडीपी में ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूशन कर देता है, जहां 13 करोड़ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। चाइना आज इन सारे रीजन की वजह से वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के रूप में आगे आया है। क्या इंडिया चाइना की जैसी पॉलिसी को अपना के ग्रो कर पाएगा? क्या मोदी जी डेंग शॉपिंग की तरह इंडिया को एक बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना सकते हैं? आपका क्या सोचना है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।